हेलो एवरीवन, हम डाटा एनालिटिक्स का यूनिट 2 पढ़ने जा रहे हैं। यूनिट 1 जो है ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएगा और चैनल पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो हमारा जो यूनिट 2 का जो टॉपिक्स हैं, तो समझो उसमें क्या क्या है। पहला हमारा रिग्रेशन मॉडलिंग, मल्टीवेरिएट रिग्रेशन, बायस मॉडलिंग, इन्फेरेंस, ये सारे जो टॉपिक हैं पूरे टोटल 13 टॉपिक्स हैं, जिसमें से जो सबसे 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें हर बार एक एटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो 3 टॉपिक्स क्या क्या हैं। बायस मॉडलिंग एंड इन्फेरेंस विथ बायस नेटवर्किंग। ठीक है, बायस इसको हम पढ़ेंगे एकदम डिटेल में। फिर आता है मल्टीवेरिएंट एनालिसिस एंड प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, पीसीए, मल्टीवेरिएंट एनालिसिस एंड प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, जिसको पीसीए बोलते हैं। फिर आता है न्यूरल नेटवर्किंग, जो आपका थ्योरी टॉपिक है। ये आपका न्यूमेरिकल आ जाता है। ठीक है, ये दोनों दोनों थ्योरी टॉपिक है, पहला और तीसरा। तो हम एकदम डिटेल्स में देखेंगे इन सब चीज़ों को। ठीक है, तो देखो हम अपना यूनिट स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक क्या है, रिग्रेशन मॉडलिंग। ये क्या कहता है, इट इज़ अ स्टैटिक टेक्निक यूज टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन अ डिपेंडेंस वेरिएबल एंड वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब ये क्या करता है, एक रिलेशनशिप बताता है किसमें, डिपेंडेंट वेरिएबल जो टारगेट वेरिएबल है, एंड ई के उससे ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो प्रोसीजर्स होते हैं। ठीक है, गोल क्या होता है, प्रिडिक्ट आउटकम एंड क्वालिफाई हाउ चेंजेस इच इन इन प्रिडिक्शन अफेक्ट टारगेट। मतलब ये बताता है कि हम अगर प्रिडिक्ट करते हैं तो उससे जो चेंजेस होने वाले हैं, ठीक है, क्या क्या है, उससे क्या इफेक्ट आता है टारगेट पे, मतलब किस उसकी क्वालिटी में क्या इफेक्ट आता है। ठीक है, टाइप ऑफ रिग्रेशन देखो, मेनली दो टाइप के होते हैं, लेकिन हमारे पास चार दिए रहते हैं। सिंपल लीनियर रिग्रेशन, ठीक है, फिर रहता हमारा मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, फिर रहता पॉलिनोमियल रिग्रेशन, फिर रहता लॉजिस्टिक। देखो, सिंपल लीनियर रिग्रेशन में क्या करता है, वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ठीक है, मल्टीपल रिग्रेशन में मोर देन वन मल्टीपल, मतलब उससे ज़्यादा एक ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ठीक है, जैसे हमारा सिंपल लाइन ऑफ इक्वेशन देख ले, तो इसमें जो है हमारा एक्स जो है एक सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, इसमें जो हो जाएंगे बहुत सारे हो जाएंगे, मोर देन वन, x1 x2 और ये xn तक जाता है। ठीक है, फिर आता है पॉलिनोमियल रिग्रेशन। इसमें क्या होता है, जब रिलेशनशिप मतलब जब देखो, जब रिलेशनशिप क्या होगा, स्ट्रेट लाइन ना होके कोई कर्व हो। ठीक है, कर्व हो तो पॉलिनोमियल में आ जाता है। लॉजिस्टिक मतलब जब आउटपुट कैटेगराइज हो, यस नो पास फेल, मतलब जब हमें आउटपुट जब मिलेगा, क्या पास हो या फेल हो, यस है नो है ट्रू है फॉल्स है, मतलब दो चीज़ों मिले, जीरो वन में। ठीक है, तो लॉजिस्टिक में आ जाता है। ठीक है, इसके स्टेप्स क्या होते हैं हमारे रिग्रेशन के। पहले क्या करते हैं हम, डाटा को, रिग्रेशन मॉडलिंग क्या होता है, पहले हम डाटा कलेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर डाटा को प्रोसेस करेंगे। मान लो हमारे पास बहुत सारा डाटा था, हम उसे क्या किए, एक जगह पे इकट्ठा किए, फिर हमने उसे प्रोसेस किया। फिर हमने क्या किया, उसमें सेलेक्ट वेरिएबल, जो वेरिएबल्स उनको सेलेक्ट किया, चूज द रिग्रेशन मॉडल। हमने फिर क्या करेंगे, रिग्रेशन मॉडल का चॉइस करेंगे। फिर क्या करेंगे, मॉडल को ट्रेन करेंगे। ट्रेन करने की बात करें, मॉडल को इवोल्यूशन करेंगे। ठीक है, अब प्रिडिक्शन एंड इंटरप्रिटेशन करेंगे लास्ट में। मॉडल की इवोल्यूशन करने के बाद हमें क्या मिलेगा, लास्ट में उसका रिजल्ट मिल जाएगा, जिससे हम प्रिडिक्शन एंड इंटरप्रिटेशन करेंगे। तो ये जो है स्टेप्स है रिग्रेशन मॉडलिंग के, बेसिक कैसे होता है रिग्रेशन मॉडलिंग। तो स्टेप्स लाइन वाइज याद रखना। ठीक है, जैसे इसको तुम याद कर सकते हो, DDS CMMP। ठीक है, DDS CMMP, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो तुम। डाटा कलेक्शन, डाटा प्रोसेसिंग, सेलेक्टिंग वेरिएबल, चूजिंग द रिग्रेशन मॉडल, मॉडल ट्रेनिंग, मॉडल इवोल्यूशन, प्रिडिक्शन एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक, और मॉडल के बारे में हमने यूनिट 1 में भी देखा है। ठीक है, और आगे भी इसमें भी है। तो हमारा इसमें क्या था, मल्टीवेरिएंट एनालिसिस। मल्टीवेरिएंट एनालिसिस क्या कहता है, जब जब एक साथ मल्टीपल वेरिएबल को एनालाइज करना होता है, मीन्स एक से ज़्यादा फीचर्स को कंबाइन इफेक्ट समझना। मतलब समझो, मल्टीवैलिड एनालिसिस मतलब क्या करता है, पहले तुम देखो, ऊपर जो हमने ऊपर जो टॉपिक पढ़ा, ठीक है, रिग्रेशन मॉडलिंग में, उसमें सिंगल सिंगल चीज़ का देख रहे थे, सिंगल। इसमें क्या होगा, इसमें जो है मल्टीपल वेरिएबल्स होंगे, इसमें मल्टीपल वेरिएबल लेंगे, उसका हम एनालिसिस देखेंगे। ठीक है, मीन्स एक फैक्टर्स की कंबाइन इफेक्टर समझना। मतलब मान लो एक एक मॉडल है, उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट होंगे, तो उन सब सारे एलिमेंट के जो फैक्टर होंगे ना, तो उनको कंबाइन करके उनका इफेक्ट समझना। इसका पर्पस क्या है, टू एनालाइज कॉम्प्लेक्स डाटा सेट। इसका पर्पस क्या है, हमको एनालाइज करने में यह हेल्प करता है, डाटा सेट को विथ मैनी वेरिएबल, रिड्यूस डाटा कॉम्प्लेक्सिटी, सपोर्ट डिसीजन मेकिंग एंड मेक प्रिडिक्शन। क्या कहता है, प्रिडिक्शन, सपोर्ट डिसीजन, इन सब चीज़ों में। देखो, कॉम्प्लेक्स डाटा सेट को एनालाइज करने में हेल्प करेगा मल्टीवेरिएंट, और मेनी वेरिएबल्स होंगे तब करेगा। रिड्यूस डाटा कॉम्प्लेक्सिटी, इसमें भी हेल्प करेगा, और सपोर्ट डिसीजन मेकिंग एंड मेक प्रिडिक्शन, इन सब सारी चीज़ों में जो हमारा है मल्टीवेरिएंट एनालिसिस यूज होता है। ठीक है, फिर हमारा अगला टॉपिक आ जाता है मल्टी रिग्रेशन एनालिसिस। ठीक है, अब देखो इसके टाइप्स हैं, हमारे पास कितने टाइप्स हैं इसके, और हमारे पास अभी 5 टाइप्स हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो 5 टाइप है उसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहला हमारा मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस, पहला क्या हमारा, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ,
मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस ये क्या करता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल और मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब मान लो एक डिपेंडेंट वेरिएबल और मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उनके बीच में वो कहते हैं रिलेशन बताता है। ठीक है, तो समझो क्या है, इसमें जो एक डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो जाएगा, हाउस हो जाएगा, और मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल का देखिए साइज है, लोकेशन है, रूम का साइज है, और कहाँ मतलब प्राइस है, ये सारी चीज़ें जो है वो डिपेंड टाइम के साथ जो हो चेंज भी हो सकती हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती है, लोकेशन है, प्राइस बढ़ गया, प्राइस हाइक कर गया, लोग जो साइज़ है वो छोटा बड़ा हो सकता है, नंबर ऑफ रूम कम ज़्यादा भी करा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो है मल्टीपल रिग्रेशन के हैं। फिर है फैक्टर एनालिसिस, हमारा दूसरा दूसरा टाइप क्या है मल्टीपल रिग्रेशन का, फैक्टर एनालिसिस। ठीक है, एक मिनट मुझे थोड़ा सा इसमें हटा लेने दो। इसमें क्या होता है, एक सेकंड अंडरलाइन करें। ठीक है, लार्ज डाटा सेट में वेरिएबल को ग्रुप करना और हिडन फैक्टर आइडेंटिफाई करना। हम क्या करते हैं, लार्ज डाटा सेट को ग्रुप में बनाते हैं, फिर उसके जो हिडन वैल्यू होते हैं उसको फाइंड करते हैं, जैसे कस्टमर सेटिस्फाई सर्वे, और हम क्या करेंगे कि एक रिव्यू फीडबैक भेजते हैं कि भाई आप सेटिस्फाई हैं हमारे सर्विस से, उसने आपको रेटिंग उसके हिसाब से देगा, तो हम उसका देख लेंगे कि भाई हम कस्टमर में आगे क्या चीज़ करें। ठीक है, फिर हमारा इसकी टाइप है पीसीए, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, क्या करें, लार्ज डाटा सेट को सिंपल करना और बाई कन्वर्टिंग कोरिलेशनल वेरिएबल। ठीक है, इसको मिटा लेना मुझे, क्या करता है, बाय कन्वर्टिंग कोरिलेशनल वेरिएबल इनटू अ फ्यूअर अनकंट्रोलेबल कंपोनेंट्स। ठीक है, समझो क्या करता है, लार्ज डाटा सेट को सिंप्लीफाई करता है ये, किस तरीके से, बाय कन्वर्टिंग कोरिलेशनल वेरिएबल, क्या करता है, कोरिलेशनल वेरिएबल को किसमें कन्वर्ट करता है, फ्यूअर अनकोरिलेटेड कंपोनेंट्स, क्या करता है, अनकन मतलब उसमें कोई रिलेशन नहीं रहता है, उन दोनों जो दो अलग वेरिएबल होंगे उनमें कोई रिलेशन नहीं आएगा। ठीक है, तो उसका एग्जांपल क्या है, इमेज कंप्रेशन एंड फेस रिकग्निशन, इन चीज़ों में पीसी का यूज़ है, जो हम फेस रिकग्निशन सिस्टम बनाते हैं उसमें पीसी प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस का यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर हमारा आता है क्लस्टर एनालिसिस। क्लस्टर एनालिसिस क्या होता है, डाटा को ग्रुप क्लस्टर में डिवाइड, डाटा क्लस्टर क्या है, डाटा का ग्रुप बनाना में डिवाइड करना बेस्ड ऑन सिमिलरिटी। एग्जांपल जैसे देखो, सिमिलरिटी के बेसिस पे हम क्या करेंगे, अगर स्टूडेंट का डाटा है तो एक साथ, टीचर का डाटा है तो एक साथ, और डायरेक्टर का साथ डाटा है तो एक साथ, ऐसे करके बनाएंगे। ठीक है, एग्जांपल कस्टमर को ग्रुपिंग करना बेस्ड ऑन द बाइंग बिहेवियर, मतलब कस्टमर को हम तब ग्रुप बनाएंगे जब जैसे वो खरीद रहे हैं, कोई जींस खरीद रहा है, कोई कपड़े खरीद रहा है, कोई खाने वाली चीज़ कर रहा है, तो उसके हिसाब से हम उसका क्लस्टर बनाएंगे। ठीक है, तो ये मल्टी वेरिएंट एनालिसिस का पार्ट है, टाइप है। ठीक है, ये रहता है हमारा डिस्क्रिमिनेट एनालिसिस। क्या था, डिस्क्रिमिनेट एनालिसिस क्या था, इट इज़ यूज टू क्लासीफाई। ठीक है, ये क्या करता है, ऑब्जर्वेशन को क्लासीफाई करने में यूज होता है इनटू, देखो प्री डिफाइंड ग्रुप में जो हम ना क्लासीफाई करने में हेल्प करता है ऑब्जर्वेशन को। ठीक है, एग्जांपल में क्या है, क्लासीफाई स्टूडेंट एज पास और फेल, मतलब स्टूडेंट को हम क्लासीफाई करेंगे कि भाई दो ग्रुप में क्लासीफाई कर दिए, एक बंदा पास है या फेल है। ठीक है, ऐसे करके बेस्ड ऑन अटेंडेंस मार्क किसी चीज़ के बेसिस पे। तो इसके स्टेप्स क्या होते हैं, मल्टीपल आपके मल्टीवेरिएंट एनालिसिस रिग्रेशन, रिग्रेशन मॉडलिंग के क्या स्टेप्स हैं, देखो इसके स्टेप्स है, पहला प्रॉब्लम डिफाइन, प्रॉब्लम जो है डिफाइन होना चाहिए, डाटा का कलेक्शन होना चाहिए, डाटा को हमें प्रोसेस करना चाहिए, कलेक्ट करने के बाद डाटा को सिलेक्शन ऑफ वेरिएबल, उसमें से जो वेरिएबल सेलेक्ट करना चाहिए, फिर मॉडल मॉडल कंस्ट्रक्शन, हमें फिर जो वेरिएबल सेलेक्ट किए हैं उसके अकॉर्डिंग मॉडल देखेंगे कि कौन सा सूटेबल है। ऊपर हमने कुछ कुछ मॉडल पढ़े ना, सिंपल लीनियर रिग्रेशन, मल्टीपल, तो उसमें से हम कुछ सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट, जो रिजल्ट है उसको इंटरप्रेट करेंगे कि क्या मिल रहा है हमें। ठीक है, डिसीजन, अब फिर उससे डिसाइड करेंगे कि जो आगे वाला सामने वाला है उसको उसका क्या मतलब यूज है, जैसे मान लो कोई लड़का है पास या फेल है, ये डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो हमारा अगला अगला इंपॉर्टेंट आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बायस मॉडलिंग। ठीक है, बायस मॉडलिंग क्या कहता है, प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच है, ये क्या कहता है, प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच है, बायन थ्योरम पर बेस्ड है। ये क्या कहता है, एक प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच है जो बायन थ्योरम पर बेस्ड है। इसमें हम अपनी प्रायर नॉलेज, पहले से पता नॉलेज, मतलब देखो प्रायर नॉलेज मतलब क्या होता है, पहले से पता नॉलेज को न्यू एविडेंस के साथ कंबाइन करके अपडेटेड प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। मतलब हमें पहले जैसे समझो, प्रायर नॉलेज क्या है कि हमें 2+2, मान लो जैसे हम 2+2 का एग्जाम्पल लेते हैं, तो 2+2 को ऐड करोगे तो क्या 4 आएगा, 4 के बाद से 6 आएगा, तो हमें जो नया एविडेंस मिला 8 मिला, तो हमें पहले से क्या पता था कि अगर हम 2 ऐड करेंगे तो ये मिलेगा, तो एक प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी कि भाई अगर 2 बार बार ऐड करो तो 2 का जो है फ्लो चल रहा है। ठीक है, और हम बाद में प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं कि आगे हमें 10 स्टेप या 15 स्टेप बाद क्या मिलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक फॉर्मूला है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देख लेना। ठीक है, क्या है, P/H/D और P/D/H.PH अपॉन PD। ठीक है, देखो क्या होता है, PHD क्या है। ठीक है, PHD क्या है, प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच, सॉरी, पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, सॉरी, पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, इसको क्या कहते हैं, अपडेट बिलीफ कहते हैं। ठीक है,
और पीएच तो पता है आपको, प्रायर प्रोबेबिलिटी पहले से पता। पीडीएच वाला होता है मतलब लाइकहुड, ठीक है। और पीडी मतलब एविडेंस, ओवरऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ द डाटा, ठीक है, ये एविडेंस की तरह है, ठीक है। अब देखो इसकी की कंपोनेंट्स कहते हैं। प्रेयर मतलब तुम्हें पहले से पता हो, तुम्हें पहले की जानकारी, मतलब पहले से पता हो या जब सन हो या बिलीव हो, जो भी हो, ठीक है। लाइकहुड मतलब क्या होता है, डाटा कितनी सपोर्ट करता है हाइपोथेसिस को, मतलब जो हमें डाटा मिला वो कितना सपोर्ट कर रहा है इस हाइपोथेसिस को, ठीक है। और प्रोस्टीरियर मतलब होगा फाइनल अपडेशन प्रोबेबिलिटी आफ्टर कंबाइनिंग पेयर एंड डाटा, मतलब आखिरी का कम्बिनेशन ऑफ प्रेयर डाटा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी आफ्टर कंबाइनिंग प्रेयर डाटा मतलब पहले के कंबाइनिंग क्या करना, पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ आफ्टर कंबाइनिंग प्रायोर डाटा, मतलब पहले से पता डाटा को कंबाइन करना प्लस नए डाटा में, ठीक है। अब बायस इन्फ्लुएंस क्या कहता है, पोस्टीरियर को कैलकुलेट करना और अपडेट बिलीफ विथ न्यू इन्फो, मतलब नए इन्फॉर्मेशन के साथ तुम्हारे जो पुरानी बिलीफ है उसको अपडेट करना। तो इसका मोस्ट तीनों, ये जो तीनों इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ये 100% चांसेस आने के, ये जो पहले यूनिट पे मतलब पहले पेज पे आपके थे, ठीक है। तो हम देखो अब थोड़ा सा एग्जांपल लेके करेंगे, ठीक है। इसमें देखो एग्जांपल बेस्ड था, तो हमने एक एग्जांपल ले लिया है। क्या है, स्टूडेंट पास प्रिडिक्शन करना है, क्या करना है, स्टूडेंट का पास का प्रिडिक्शन करना था हमारे पास। क्या है, सपोज अ टीचर बिलीव दैट 70% ऑफ स्टूडेंट पास एग्जाम। देखो अब जो 70 एक टीचर क्या करता है, बिलीव करता है कि जो 70% बच्चे वो पास कर देंगे। तो जो बिलीव कर रहा है क्या हो, प्रायर प्रायोरिटी हो गया, ठीक है। कि भाई मैं बिलीव कर रहा हूँ कि मुझे मुझे पहले से पता है कि मेरे 70% बच्चे पास हो जाएंगे, समझो वैसे ही। तो प्रायर प्रोबेबिलिटी होगा पी इज इक्वल टू पास इज इक्वल कितनी हुआ, 0.7, ठीक है। आफ्टर एनालाइजिंग इट ऑब्जर्व दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कोरिंग वेल बाई स्टूडेंट पास इज इतना, मतलब आफ्टर एनालाइजिंग हमको क्या मिल रहा है कि 0.8 है, वो प्रोबेबिलिटी मिली है कि जो स्टूडेंट है वो पास हो जाएंगे, ठीक है, वेल स्कोर करके। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कोरिंग वेल ओवरऑल मतलब जब सब पूरे में देखा जाएगा तो कितना होगा, 0.6 होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पी पास स्लैश, एक सेकंड, ये क्या लिखा होगा, ये शायद मुझे लग रहा है ना वो हो गया, मिसमैच हो गया है। देखो तो इसमें निकालेंगे क्या, हमारा पी पास प्लस गुड स्कोर होगा, ठीक है। इसको आप लोग सही कर लेना, उसमें वहाँ पे जो पी पास के बगल में है ना, ये गुड स्कोर होगा, ठीक है। तो हम निकालेंगे न्यूमेरिकल में डाल के। तो हमारा पहला वैल्यू क्या था, हम अगर फॉर्मूला देखें, ठीक है, अगर हम फॉर्मूला देखते हैं तो क्या हमारा पहला वैल्यू क्या है, पी एच। देखो मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूँ, इस फॉर्मूले के हिसाब से हमारा क्या है, स्टूडेंट पास मतलब ये क्या है, स्लैश पी स्लैश एच क्या है, पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी अपडेटेड बिलीफ, जो अपडेट होने वाला बिलीफ है वो बता रहा है। पहले हमें लग रहा था कि 0.7% स्टूडेंट पास होंगे, अब क्या लग रहा है, आफ्टर एनालाइजिंग इट ऑब्वियस दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कोरिंग वेल बाय स्टूडेंट पासेस 0.8 हो गया। तो पहले क्या था, इतना था, अब इतना हो गया। तो हम क्या करेंगे, 0.8 ले लेंगे ऐसा कि जो अपडेटेड बिलीफ है कितना है आपका, 0.8। फिर हम क्या करते हैं, पी एच क्या है, पोस्टीरियर मतलब पहले से पता, पहले से क्या पता था कि भाई हमें लग रहा था पहले पता कितना था, 0.7, तो 0.7 ले लिया। फिर उसके नीचे क्या है हमारा, पी डी, ओवरऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट, ओवरऑल क्या था, ओवरऑल था कि 0.6% थे स्टूडेंट से। तो इन सब का कैलकुलेशन का आपको पास कितना है, 0.93 क्या है। सो आफ्टर सीइंग द न्यू डाटा द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट विल पास बिकम 93%, मतलब हम नए डाटा के बाद से हमें पता चल रहा है कि भाई जो अब प्रोबेबिलिटी है किसी स्टूडेंट के पास करने की कितने हैं, 93% बढ़ गया है, ठीक है। तो ऐसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन देगा, कुछ इसमें ज़्यादा नहीं जाएगा, सिंपल प्रेडिक्शन बेस्ड क्वेश्चन आता है और बहुत आसान रहता है, आप कर सकते हो, ठीक है। एप्लीकेशन इसका क्या है, स्पैम फिल्ट्रेशन में काम आता है, ठीक है, स्पैम को फिल्टर करने में। फिर क्या था, मशीन लर्निंग में काम आता है, ठीक है। और फिर हमारा क्या है, मेडिकल डायग्नोसिस में, फिर डिसीजन मेकिंग, इन सारी चीज़ों में ये काम आता है, ठीक है। फिर हमारा अगला टॉपिक क्या है, इन्फेरेंस नेटवर्क, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन्फेरेंस नेटवर्क क्या कहता है। तो इस यूनिट में जो है ना, मतलब आप लोगों को लगेगा कि बहुत डिफिकल्टी स्टार्टिंग में, लेकिन मेरी बात अगर मान के चलोगे, जो स्टार्टिंग का जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो तुम्हारा जो देखो, एक सेकंड में थोड़ा सा आप लोग का टाइम ले रहा हूँ। जैसे देखो टाइप ऑफ रिग्रेशन मॉडल मॉडल है ना, ये जो है एक न्यूमेरिकल पोर्शन है पूरा, ठीक है। इसमें से तुमको मैं कुछ समझा ही नहीं सकता, कितना भी कुछ भी कर लूँ, ठीक है। क्योंकि सिंपल लीनियर रिग्रेशन में बस ये बता दियो कि अगर बाई चांस अगर रिग्रेशन मॉडलिंग पूछ ले रहा है तो आप उसमें ये टाइप लिख के आ जाओ, ठीक है। और जो न्यूमेरिकल की बात रहा तो वही होगा। मॉर्निंग में अगर न्यूमेरिकल का मैं एक सिंगल लेक्चर लेके आऊँगा, जैसे हमेशा लेके आता हूँ, आपको एग्जाम से पहले मिल जाएगा 10 बजे के आसपास। अभी तक तो हम पहले अपना मेन सिलेबस रहेगा, फोकस करने का जो थ्योरी पोर्शन है। देखो पहला कंप्लीट हो गया, पूरा थ्योरी बेस्ड था, पांचवा पूरा थ्योरी बेस्ड है, उसको हम कंप्लीट करेंगे। फिर तीसरा भी है, देखो सॉरी, दूसरा आप कर रहे हैं जिसमें थोड़ा न्यूमेरिकल है, तीसरा और चौथा बाद में करेंगे, ठीक है। तो यही प्रोसीजर में हम चलेंगे, नहीं तो हो सके तो इसके बाद आपका तीसरा आएगा, ठीक है। अभी देखो जैसा होता है मैं आपको अपडेट दे दूंगा। ये सारी चीज़ हमने देख लिया, न्यूमेरिकल देख लिया, ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक क्या था, इन्फेरेंस नेटवर्क क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग कंक्लूजन ऑन मेकिंग प्रिडिक्शन, मतलब क्या करता है,
हम हमें जब हम क्या करते हैं ना, कंक्लूजन को क्या करते हैं, प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग कंक्लूजन, हम कंक्लूजन को डिसाइड करते हैं ऑन मेकिंग प्रिडिक्शन, किसमें, प्रिडिक्शन मेकिंग पे हम कंक्लूजन को डिसाइड करते, मतलब डिसाइड करते हैं कि क्या सही है आफ्टर अननोन इन्फो, किस कब, जब कुछ हमें अननोन इन्फॉर्मेशन पता रहती है, यूजिंग अवेलेबल डाटा। जब हमें अननोन डाटा मतलब किसका प्रिडिक्शन करते हैं, जब हमें अननोन इन्फॉर्मेशन दिया होता है तब किसका यूज़ करके, जो अवेलेबल डाटा होता है उसका यूज़ करके, ठीक है। अभी इसमें समझिए, एक नेटवर्क ऑफ नोड वेरिएबल और एजेस डिपेंडेंसी बनता है जिसे हम अनसर्टेन इन्फो, देखो अनसर्टेन इन्फो को सिस्टमेटिकली इन्फो भी कहते हैं, ठीक है। तो समझो जो क्या होता है, एक नोड ऑफ नेटवर्क वेरिएबल और एजेस डिपेंडेंसी का जो है कॉम्बिनेशन बनता है, उसे हम सर्टेन सर्टेन इन्फो कहते हैं, ठीक है। ये सर्टेन इन्फो होता है, ठीक है। और आपका देखो इसमें कुछ कुछ टाइप्स हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, एक सेकंड। देखो टाइप में हमारा है, तीन टाइप है, ठीक है। स्टैटिकल स्टैटिकल इन इन्फर सॉरी स्टैटिकल इन्फेरेंस, ठीक है। फिर रहता है प्रोबेबिलिस्टिक इन्फेरेंस, और तीसरा क्या है, बायस इन्फेरेंस। तो बायस का बार बार नाम आ रहा है, जो हमने पढ़ा बायस, ऊपर फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा और वो रट जाना फॉर्मूला, ठीक है। उसमें कुछ समझने वाला है नहीं, आप फॉर्मूला रट लेना, मेरा नोट्स लिख लेना, एक आध बार अगर नहीं समझ में आता एक बार नोट्स पढ़ोगे बहुत आसानी से समझ आएगा, ठीक है। अब देखो स्टैटिक इन्फेरेंस कहता है यूज सैम्पल डाटा टू मेक कंक्लूजन अबाउट, जैसे देखो क्या करते हैं, इसमें सैंपल डाटा का यूज़ करके जो है पॉपुलेशन का, जो मान लो जैसे सैंपल डाटा यूज़ करेंगे और पॉपुलेशन का कंक्लूजन निकालेंगे कि कितना पॉपुलेशन जो है बढ़ चुका है, ठीक है। ये पॉपुलेशन है, ठीक है। जैसे एग्जांपल है एस्टिमेटिंग एवरेज मार्क ऑफ ऑल ऑफ द स्टूडेंट यूजिंग अ सैंपल, मतलब हम एक सैंपल लेके क्या करेंगे, एवरेज मार्क स्कोर करेंगे। जैसे क्या होता है ना, आपके कॉलेज में पीयूटी एग्जाम होगा, उससे हम क्या होता है ना, टीचर को पता रहता है कि ये लड़का फाइनल सेमेस्टर में भी कितना स्कोर कर सकता है, तो हम कितना किसका यूज है, एज ए सैंपल क्या वर्क कर रहा है, वहाँ पे सैंपल वर्क कर रहा है पीयूटी का मार्क्स, ठीक है। फिर आता है प्रोबेबिलिस्टिक इन्फेरेंस, कहता है डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट बेस्ड ऑन नॉन प्रोबेबिलिटी, मतलब जैसे मान लो हमारे पास पहले से ही पता है कि हाँ ये होने वाला है, ये हो चुका है हमारे साथ, तो वैसा ही फिर से सीनेरियो बन रहा है, तो वही होगा, ठीक है। एग्जाम्पल फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन यूजिंग वेदर डाटा, मतलब हमारे पास अगर वेदर डाटा है तो हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं ना कि आज बारिश आएगा कि नहीं, ठीक है। तो ये हो गया प्रोबेबिलिस्टिक इन्फेरेंस। फिर आता है बायस इन्फेरेंस, अपडेट बिलीफ यूजिंग बायस थ्योरम, मतलब हम क्या करते हैं, पुराने बिलीफ को नए बिलीफ से अपडेट कर देते हैं, ठीक है। हमने बायस बायस पूरा पढ़ लिया। अब हमारा आता है बायस नेटवर्क। बायस नेटवर्क क्या कहता है, ये एक प्रोबेबिलिस्टिक ग्राफिकल मॉडल है, क्या है, एक प्रोबेबिलिस्टिक ग्राफिकल मॉडल है। प्रोबेबिलिस्टिक मतलब जिसमें प्रिडिक्शन वाली, जिसमें वैल्यूज वगैरह निकालते हैं, इसको ग्राफिकल मॉडल में, जो वेरिएबल के बीच कंडीशनल डिपेंडेंसी, क्या है, वेरिएबल के बीच में क्या करता है, कंडीशनल डिपेंडेंसी को रिप्रेजेंट करता है, एंड देयर कंट्रोल डिपेंडेंसी, कंडीशनल डिपेंडेंसी एंड कंट्रोल डिपेंडेंसी, ये दोनों को रिप्रेजेंट करता है, कैसे, ग्राफिकल मॉडल के वे, ठीक है। यूजिंग डीएजी डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ, किसका यूज़ करके, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। इसके कंपोनेंट क्या क्या होंगे, नोड होगा, एज होगा, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी टेबल सीपीटी होगा, ठीक है। तो नोड क्या होता है, रैंडम वेरिएबल को हम नोड कहते हैं, ठीक है। एजेस को कंडीशनल डिपेंडेंसी बिटवीन द वेरिएबल को हम एच कहते हैं। फिर आता है कंडीशनल, देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिस्टिक टेबल सीपीटी, हर नोड के लिए प्रोबेबिलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होता है, इट्स पेरेंट्स नोड, जो उसका पेरेंट्स नोड है उसका दिया होता है। जैसे मान लो समझो इसमें नोड क्या होगा, जैसे क्लाउड, रेन, वेट और क्लास, मतलब देखो क्लाउड है, ठीक है। तो इसमें नोड क्या होगा, नोड जो होगा आपका क्लाउड हो जाएगा, जो ये सर्कल के अंदर लिखा होगा ये नोड होगा, और ऐसे देख ही रहे हो। और देखो क्या लिखा है, कंडीशनल प्रोबेबिलिस्टिक टेबल, अगर क्लाउड है तो बारिश आ भी सकता है या स्प्रिंकल्स हो सकते हैं, अगर स्प्रिंकल्स होगा तो वेट ग्रास होगी, या रेन होगा तब भी होगा। तो यही हमारा जो हो गया सीपीटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिस्टिक टेबल, ये ऐसे कुछ है, ठीक है। मैंने टेबल में बस एक फ्लो डायग्राम में सबको समझा रहा हूँ। अब हमारा अगला टॉपिक क्या आता है, इन्फेरेंस इन बायस नेटवर्क। अब देखो अभी तक हमने पढ़ा इन्फेरेंस क्या, इन्फेरेंस नेटवर्क क्या होता है, क्या था इन्फेरेंस नेटवर्क, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन, हम क्या करते हैं कंक्लूजन बताते थे, ठीक है। और मेकिंग प्रिडिक्शन क्या करते हैं, देखो दो चीज़ें करते हैं इन्फेरेंस में, एक कंक्लूजन बनाते हैं और एक प्रिडिक्शन करते हैं, किससे, अननोन इन्फॉर्मेशन यूजिंग क्या, अवेलेबल डाटा की बेसिस पे, ठीक है। अवेलेबल, तो ये इन्फेरेंस था। और बायस नेटवर्किंग हमने पढ़ा है, बायस नेटवर्क क्या है, एक प्रोबेबिलिस्टिक ग्राफिकल मॉडल है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल के बीच में जो डिपेंडेंसी और रिप्रेजेंट करता है, देखो वेरिएबल के बीच कंडीशनल डिपेंडेंसी को रिप्रेजेंट करता है, एंड जियर वो क्या कहता है, कंडीशनल डिपेंडेंसी यूजिंग क्या किया था, डीएजी सॉरी डायरेक्टेड एनालिटिक ग्राफ, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी। तो
इसका इसमें अगला टॉपिक क्या है, इन्फेरेंस पढ़ते हैं, इन्फेरेंस इन बायनरी नेटवर्क, तो इन दोनों को मिला दिया गया, इन्फेरेंस और बायनरी नेटवर्किंग को मिला दिया गया, ठीक है। कि इन्फेरेंस क्या है, बायनरी नेटवर्किंग देखो क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कंप्यूटिंग प्रोबेबिलिटी, क्या है, प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेशन करना है, वन और मोर अननोन वेरिएबल्स बेस्ड, मतलब जब एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल अननोन वेरिएबल दे देना, तो हम क्या करेंगे, इन्फेरेंस इन बायनरी नेटवर्किंग का यूज़ करके क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे प्रोबेबिलिटी को, ठीक है, ऑन द नोन डाटा, ऑन द नोन वैल्यू मतलब कोई एविडेंस पहले से है उसके बेसिस पे, ठीक है। यूजिंग द नेटवर्क स्ट्रक्चर एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, किसका यूज़ करके, नेटवर्क स्ट्रक्चर एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज़ करके, ठीक है। जब हमें कुछ नोड, ठीक है, क्या है, जब हमें कुछ नोड और नोड का एविडेंस मिलता है, जैसे टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव हो तो हमारे बिलीफ अपडेट करते हैं, और नोड और बाकी नोड की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। जैसे मान लो हमें कुछ टेस्ट रिजल्ट है जो पॉजिटिव मिल गया था, हम उसका क्या करेंगे, हमारा पुराना व्यक्ति था ना, उसको अपडेट करेंगे कि भाई चलो हम पॉजिटिव हैं, अब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि बाकी लोगों के साथ क्या है। जैसे मान लो कोविड के टाइम पे जो लोग कोविड में पॉजिटिव आ रहे थे, तो हम लोग क्या प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे, जो लोग उसके कॉन्टेक्ट में उनके भी चांसेस हाई थे कि भाई उनको हो सकता है, ठीक है, तो एक प्रोबेबिलिटी निकलता था। और नोड इसमें क्या है, लोग हैं, ठीक है। मेथड क्या था, एक्सट्रैक्ट इन्फेरेंस, क्या है, ये क्या है, बेस रूल और प्रोबेबिलिटी टेबल यूज़ करके हम क्या करते हैं, मेथोडोलॉजिक कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तब निकलता है हमारा ये इन्फेरेंस इन बायनरी सिस्टम। और फिर था एक्सप्रोमेट एक्सप्रोमेट इन्फो इन्फेरेंस, ठीक है। एक्सप्रोमेट इन्फेरेंस मतलब हो गया जब नेटवर्क बड़ा हो, एक्स्ट्रा कैलकुलेशन मुश्किल होता हो, तब क्या करते हैं, एक्सप्रोमेट इन्फेरेंस करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मुझे टंग ट्विस्टिंग में प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा आप लोग रजिस्ट करते हैं, सॉरी, ठीक है, इस चीज़ के लिए। अब देखो क्या था, टाइम सीरीज एनालिसिस एंड ऑफ टाइम सीरीज। देखो टाइम सीरीज एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज में क्या है, आप इसमें मतलब सिंपल सा समझो। देखो इसमें थोड़ा सा एक हल्का सा मिस्टेक है। जैसे देखो ये होना चाहिए, हम इसको काट देंगे पहले, एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज, ठीक है, ऐसा कुछ टॉपिक है नहीं। हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे क्या, ऑफ टाइम सीरीज की, टाइम सीरीज जब जब डाटा टाइम ऑर्डर में कलेक्ट होता है, तब हम क्या करते हैं, टाइम सीरीज का यूज़ करते हैं। जैसे मान लो कोई डाटा है डेली कलेक्ट हो रहा है, मंथली ईयरली कलेक्ट कर रहे हैं, तो उसे हम टाइम सीरीज करते हैं। डेली मान लो वेदर अपडेट आ रहा है, मंथली भी वेदर अपडेट आता है, ईयरली भी हम लोग निकालते हैं, ठीक है। इट मीन्स पास्ट डाटा को पैटर्न समझना और फ्यूचर के लिए फ्रॉड फॉरकास्ट करना, समझो। मान लो पैटर्न हम पास्ट डाटा से निकालेंगे, मान लो आज आज का था, फिर हम क्या करेंगे, ऐसे रोज रोज का मतलब वेदर प्रिडिक्शन कर रहे हैं, तो हम देखेंगे कि एक महीना पहले क्या था, उसके हिसाब से आज का वेदर एनालाइज करेंगे। फिर हम यही क्या करेंगे, एक साल का एनालाइज करेंगे, किस सीजन में कैसा वेदर था, तो उसका एनालिसिस रहेगा कि हाँ जून में बहुत गर्मी पड़ेगा, ऐसा करके, समझे। तो ये टाइम सीरीज के वजह देर आर टू, मतलब इसके दो बेस, देर आर टू अप्रोचेस, दो अप्रोच है, क्या है, लीनियर सिस्टम एनालिसिस और नॉन लीनियर डायनेमिक, ठीक है। आपका आपका क्या कहता है इसमें, एक लीनियर सिस्टम एनालिसिस क्या होता है, लीनियर सिस्टम एनालिसिस एज्यूम दैट द करंट वैल्यू ऑफ टाइम सीरीज इज लीनियर कंट्रीब्यूशन ऑफ इट्स पास्ट वैल्यू एंड रैंडम एरर इनपुट डबल आउटपुट, मतलब समझो कि मतलब जो डाटा है ना एकदम लीनियर वे में है, जो फास्ट डाटा है। मान लो हम इनपुट अगर दे रहे हैं कि भाई क्या बोलते हैं, अगर हम इनपुट दे रहे हैं कि मान लो 2 दे रहे हैं, तो अगर 2 दे रहे हैं तो आउटपुट में क्या आएगा, 2 होगा। लेकिन अगर इनपुट में क्या करें, 2 प्लस ऐड कर दे रहे हैं, तो ये 4 हो जा रहा है, तो आउटपुट में भी हमें 4 मिलना चाहिए, तो ये लीनियर का है। लॉ लीनियर का ठीक उल्टा है, अगर हम इनपुट में 2 दे रहे हैं तो आउटपुट में 2 नहीं 4 मिल जाएगा, ऐसे करके, ठीक है। लीनियर सिस्टम एनालिसिस अज्यूम दैट द करंट वैल्यू ऑफ टाइम सीरीज इज लीनियर, जो लीनियर चल रहा है, मतलब समझे, जो स्टार्टिंग का वैल्यू वही आगे भी चल रहा है, ऐसा करके समझो आप। इसका जो फॉर्मूला मैथमेटिक्स क्या कहते हैं, एक्स टी, जो प्रेजेंट वैल्यू बताता है, प्रीवियस वैल्यू को हम डिफाइन करते हैं अल्फा एक्स टी माइनस वन, ठीक है। और आप इसमें रैंडम एरर के लिए एप्सिलॉन टी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें थी, एक फॉर्मूला था जो आपको याद रखना पड़ेगा। और न्यूमेरिकल तो इससे मतलब न्यूमेरिकल बहुत चांसेस है कि बहुत ज़्यादा पूछे जाएँ। तो अब हमारा नॉन लीनियर में ठीक उल्टा है, कि मतलब इसमें जैसा वैल्यू दे रहे थे, इनपुट डबल तो आउटपुट भी डबल हो रहा था, लेकिन इसमें ठीक उल्टा हो जाए, आउटपुट डबल तो आउटपुट इनपुट इनपुट देखो, इनपुट डबल तो आउटपुट अनप्रेडिक्टेबल आएगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला था एक्स टी प्लस वन इज इक्वल टू अल्फा टी एक्स टी वन माइनस एक्स टी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, आप याद कर लेना, ठीक है। अब हमारा आता है रूल इंडक्शन। रूल इंडक्शन क्या कहता है, यह एक एमएल मशीन लर्निंग डाटा माइनिंग टेक्निक है, क्या है, मशीन लर्निंग है डाटा माइनिंग टेक्निक, जिसमें डाटा को इफ देन रूल, देखो हम क्या करते हैं इसमें, इफ देन मतलब अगर ये है तब ये होगा, ठीक है। देन रूल जनरेट किया जाता है, डाटा को
अंदर से हिडन पैटर्न ढूंढा जाता है और रूल के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। क्या करेंगे, डाटा के अंदर से कि हिडन हिडन चीज़ निकालेंगे और उसे रूल के फॉर्म में क्या करेंगे, हम एक्सप्रेस करेंगे। इसमें स्टेप्स क्या होता है, देखो रूल इंडेक्स में क्या स्टेप्स होगा, सेलेक्ट ट्रेन डाटा, हम कौन सा डाटा सेलेक्ट करेंगे, ट्रेन डाटा को, आइडेंटिफाई जो उसके एट्रीब्यूट हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे, सेलेक्ट द बेस्ट रूल, हम क्या करेंगे, फिर एक बेस्ट रूल डिफाइन करेंगे, फिर क्लासिफ। अब ये जो तीन थी, ये हमारे हो गए रूल इंडक्शन के टाइप, ठीक है, सॉरी स्टेप्स होगा। अब इसमें टाइप आता है आपका रूल इन्फेरेंस में क्या है, जो क्लासिफिकेशन रूल, एसोसिएशन रूल और प्रेडिक्शन रूल, ये तीन टाइप के जो है इन्फेरेंस रूल हो गए, ठीक है। क्लासिफिकेशन रूल क्या कहता है, क्लासिफ यूज टू डिज़ाइन क्लास लेवल, ये कि देखो क्लासिफिकेशन रूल क्लास लेवल की होता है, एसोसिएटिव रूल रिलेशनशिप के लिए होता है, और प्रिडिक्शन रूल क्या होता है, प्रिडिक्ट करने के लिए अननोन वैल्यू का, तो ये सिंपल सा था। इन्फेरेंस रूल, इसके तीन टाइप होंगे और ये तीन स्टेप होंगे, तीन दोनों चीज़ सेम होंगे, ठीक है। फिर न्यूरल नेटवर्किंग, अब थोड़ा सा ये थ्योरी सब्जेक्ट है, देखो क्या होता है, ये एक कंप्यूटेशनल मॉडल है, क्या है, कंप्यूटर का मॉडल है जो ह्यूमन ब्रेन को मिमिक करता है। न्यूरॉन्स जो ह्यूमन ब्रेन है ना, उस हम सोचने की जो क्षमता है, वैसे ही न्यूरल नेटवर्किंग होती है कि जो हम बनाए तो ह्यूमन का जो ब्रेन है उसको कॉपी कर सके, ठीक है। इट इज़ यूज टू रिकॉग्नाइज पैटर्न, किसके लिए होता है, कोई पैटर्न फाइंड करने के लिए, फिर लर्न फ्रॉम डाटा, किस डाटा से लर्न करके एंड मेक प्रिडिक्शन, और प्रिडिक्शन के लिए विदाउट बीइंग एक्सप्लिटेड प्रोग्राम, मतलब बिना किसी एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम करने के, ठीक है, हम डायरेक्ट लिखा सकते हैं। इसमें क्या, हम देखो न्यूरल नेटवर्किंग बेसिक बेसिक समझो क्या कर सकते हैं, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच अ न्यूरल नेटवर्क एडजस्ट इट्स वेट यूजिंग ट्रेन डाटा, मतलब जो न्यूरल नेटवर्क अपना वेट को एडजस्ट करता है, मतलब ये समझो, ये हम न्यूरल नेटवर्किंग से क्या पढ़ रहे हैं, लर्निंग, तो हम ये चीज़ें पढ़ रहे हैं कि प्रोसेस बाय विच न्यूरल नेटवर्क क्या करता है, अपने डाटा को, मतलब अपने वेट को एडजस्ट करेगा ऑन द ट्रेन डाटा, ठीक है। अब देखो इसमें तीन लेयर होते हैं, पहला होगा इनपुट लेयर, देखो रिसीव्स इनपुट डाटा, हिडन लेयर, परफॉर्म कंप्यूटेशन जो हमें दिखेगा नहीं, फिर आता आउटपुट लेयर, पॉसिबल फाइनल रिजल्ट, मतलब जो फाइनल रिजल्ट होगा वो बता देगा। वर्किंग कैसे करता है, इनपुट वैल्यूज आर गिवन टू द न्यूरो, हम क्या करेंगे, इनपुट वैल्यू जो है सिस्टम को देंगे, जो न्यूरल नेटवर्क उसको देंगे। ईच इनपुट इज मल्टीप्लाई बाई वेट, हर एक जो इनपुट है क्या होगा, वेट के साथ मल्टीप्लाई होगा। देखो यहाँ पे द प्रोसेस बाई विच न्यूरल नेटवर्क एडजस्ट डाटा, एक वेट से मल्टीप्लाई होगा, एन अनएक्टिव फंक्शन इज अप्लाइड, और एक क्या होगा, एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाइड होगा, ठीक है, जो आउटपुट को जनरेट करने में हेल्प करेगा, जो सिस्टम के हिडन लेयर में एक्टिवेशन फंक्शन होगा, ठीक है। अब इसमें देखो एक चीज़ है लर्निंग, एक चीज़ होती है इसमें, हाउ लर्निंग हैपन, इसमें लर्निंग एक चीज़ है। देखो लर्निंग ये है, लर्निंग इन इट, हमारे अंदर इसमें लर्निंग क्या है ये बता दिया, ठीक है। अब ये हम पढ़ते हैं कि लर्निंग हैपन, इसमें लर्निंग कैसे होता है, पढ़ाई कैसे, फॉरवर्ड प्रोपोगेशन क्या होता है, इनपुट डाटा फीड करना, लक्ष्य तक जाना, ठीक है, मतलब समझो हम इनपुट डाटा क्या करेंगे, उसको खिलाएंगे, समझ वैसे, ये लक्ष्य तक नहीं होगा, इसको अभी हटा देना, अभी मैं बताता हूँ क्या है, ठीक है। फिर प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन में क्या होगा, लॉस कैलकुलेशन, LOSS होगा, लॉस कैलकुलेशन, प्रिडिक्स वर्सन एक्चुअल वैल्यू, प्रिडिक्शन वर्सेस एक्चुअल वैल्यू, क्या उसमें लॉस निकालते हैं, समझो प्रिडिक्शन क्या करेंगे, लॉस निकालेंगे। फिर बैक बैक प्रोपोगेशन के, तो एरर को देखो एरर को क्या करना, रिवर्स करके प्रोपोगेट कर, हर वेट को ग्रेडियंट निकाला जाता है। ग्रेडियंट अब निकालने के लिए, इससे पहले आपका आपका मतलब फोर्थ सेमेस्टर में होगा ग्रेडियंट वगैरह, उसमें पढ़े होगे कैसे निकलता है, ठीक है। फिर वेट अपडेट करते हैं, वेट एडजस्ट होता है ताकि एरर कम हो, ठीक है। फिर रिपीट, इसको क्या करके इस साइकिल को रिपीट, ये साइकिल बार बार रिपीट होगा जब तक मॉडल जो है एक्यूरेट ना हो जाए, तो ये हमारा क्या होगा, लर्निंग हैपन, कैसे लर्निंग हैपन होता है, न्यूरल नेटवर्किंग मॉडल में, ठीक है। अब देखो, अब इसमें हमारे पास कुछ है मेथड भी है, जैसे लर्निंग मेथड है, लर्निंग मेथड क्या क्या है, पहला हमारा सुपरवाइज लर्निंग, जैसे इनपुट डाटा के साथ लेबल दिया जाता है, एग्जांपल पेरेंट सेल, ठीक है। हम क्या करते हैं सुपरवाइज लर्निंग में पेरेंट के साथ ही चिपका के दे देते हैं कि ये रहा इनपुट डाटा, ठीक है। अनसुपरवाइज लर्निंग में इनपुट के साथ नो लेबल, नेटवर्क खुद पैटर्न और क्लस्टर को फाइंड करता है, नेटवर्क जो है खुद अपना वर्क फाइंड करेगा कि भाई कैसे करना है, ठीक है, इसमें कुछ हमें बताना नहीं है। फिर क्या है, रिफाइंड री लर्निंग, क्या कहता है, लर्न बाई रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, मतलब गेम खेलते हुए लर्न करते हैं, जैसे एग्जांपल में चेस हो गया, ठीक है, प्लेइंग AI गेम जैसे चेस होगा तो बार बार वो सिस्टम ऑटोमेटिक ट्रेन होता है, जैसे जैसे ह्यूमन से इंटरेक्ट करता है, ठीक है। तो हमारा ये लास्ट पेज है, और यहाँ पे हमारा यूनिट जो है अच्छे से ख़त्म हो जाएगा। मुझे पता है कि हाँ थोड़ा सा ये यूनिट जो है आप लोग को पता नहीं समझ में आया कि नहीं, लेकिन ये ऐसा ही है भाई यूनिट, आप कहीं से भी पढ़ोगे आपको आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि भाई ऐसे ही पढ़ ये है, डाटा एनालिटिक्स जो सब्जेक्ट है ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। मेरे समझाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, वो अलग बात है, तो उसके लिए सॉरी, मैं ट्राई कर रहा हूँ। और अच्छे से देखो, जनरलाइजेशन क्या होता है, जब एक मॉडल ट्रेन डाटा से सीखने के बाद अनसीन डाटा पर भी काम कर सके, मतलब जनरलाइजेशन क्या, हमने ट्रेन कर दिया मान लो एक मॉडल,
उसको हमने एक इनपुट दिया कि भाई तू 2 + 2 + 2 मतलब ऐड करते जा। लेकिन क्या हो रहा है, हम बाद में उसको क्या कर रहे हैं, 2 प्लस के बजाय दे रहे हैं कि भाई ABCD तू बता। वो क्या कह रहे, वही बता रही थी। एक जनरलाइज मॉडल है जिसमें हम ट्रेन किए, उसके बजाय हर एक चीज़ पे काम करे। तो न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन किया जाता है ताकि सभी सब पर वर्क करे, ना कि ओनली एक ट्रेन डाटा पे, समझे। वो सब पे न्यूरल नेटवर्क करेगा, ना कि एक पर्टिकुलर ट्रेन डाटा पे। तो इसके फैक्टर्स क्या क्या हैं, तो फैक्टर्स देख लेते हैं। देखो, पहला फैक्टर 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 क्या है जनरलाइजेशन का। फैक्टर क्या क्या अफेक्ट कर सकता है जनरलाइजेशन को। क्वालिटी एंड साइज ऑफ ट्रेन डाटा, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रेन डाटा होगा और साइज मतलब घटिया होगा तो दिक्कत पड़ सकता है। फिर नेटवर्क आर्किटेक्चर, कैसा नेटवर्क आर्किटेक्चर का। नॉइज इन डाटा, कोई एरर आ गया, बग आ गया, तो उसकी वजह से जो जनरलाइजेशन में इफेक्ट पड़ सकता है, ठीक है। फिर हमारा आता है कंपिटेटिव लर्निंग। कंपिटेटिव लर्निंग क्या होता है, एक अनसुपरवाइज लर्निंग है। क्या है अनसुपरवाइज लर्निंग, जो हमने पढ़ा था, जिसमें न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ compete करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, न्यूरॉन जो एक दूसरे के साथ compete करते हैं कि कौन इनपुट को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे मान लो बहुत सारे हमारे पास न्यूरॉन होंगे ना, तो उसमें कोई एक हो जाए होगा जो मतलब जो है आउटपुट को, मतलब इनपुट को रिप्रेजेंट करेगा, इनपुट या आउटपुट जो भी बोल लो आप, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, बहुत सारे न्यूरॉन जो होते हैं आपस में लड़ाई करते हैं कि भाई मैं करूँगा, ठीक है। तो जो विनर न्यूरॉन होगा एक्टिव होता है, बाकी सारे साइलेंट रहेंगे। और ये देखो, बाकी सारे विनर जो हैं, विनर जो है जीता रहेगा वही एक्टिव होगा, बाकी सारे साइलेंट रहेंगे। विनर टेक ऑल, मतलब WTA स्ट्रेटजीज होगा। विनर टेक क्या करता है, ऑल। WTA इसी बोलते हैं, विनर टेक ऑल, जीता हुआ सब ले लेंगे। और फिर हमारा आता है फजी लॉजिक। फजी लॉजिक जो है इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। फजी लॉजिक क्या है, ये एक वे है कंप्यूटर का जो थिंक लाइक ह्यूमन इंस्टीट्यूट ऑफ सेइंग समथिंग इज ओनली ट्रू और फॉल्स। मतलब ये क्या करता है, एक ह्यूमन लाइक थिंकिंग देता है, ना कि यही बताएगा कि खाली भाई ये सही है गलत है। फजी लॉजिक अलाउस पार्शियल ट्रूथ, मतलब ये करता है पार्शियल सच्चाई को बताता है। जैसे नॉर्मल लॉजिक क्या है, ऑन ऑफ, ट्रू फॉल्स। फजी लॉजिक करके एलिटी मीडियम, वेरी मच। जैसे मान लो हम कहते हैं ना 0 और 1, तो उसके बीच का वैल्यू देगा, 0.1 0.2 ये कहता है, ठीक है। अब एक्सट्रैक्शन फजी फजी मॉडल फ्रॉम डाटा, क्या कहते हैं, एक्सट्रैक्टिंग फजी मॉडल, मतलब डाटा से कैसे हम फजी मॉडल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। इट मीन्स क्रिएटिंग फजी रूल एंड मेंबर्स फंक्शन ऑटोमेटिकली फ्रॉम गिवन डाटा, मतलब गिवन डाटा से हमें क्या करना है, फजी फंक्शन निकालना है, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ डिफाइनिंग द मैनुअली के बजाय, ठीक है। अब देखो कैसे होगा ये बता रहा हूँ। डाटा को पहले हमने कलेक्ट किया, ठीक है। फिर क्या करते हैं, डाटा प्रोसेस जो रिमूव नॉइज एंड जो अनवांटेड एरर बग डुप्लीकेशन है वो सबको हटा देंगे। फिर फजिलाइजेशन कहते हैं। फजिलाइजेशन मतलब कन्वर्ट न्यूमेरिकल डाटा इनटू फजी सेट। न्यूमेरिकल डाटा क्या करते हैं, फजी सेट में कर देते हैं, ठीक है। फिर आता है रूल जनरेशन, डिवाइड इफ देन रूल फ्रॉम द डाटा। हम क्या करते हैं, इस डाटा से हम इफ देन का रूल जो है डिराइव करेंगे, मतलब ये है इफ ये देन ये, ठीक है, ऐसा करके। फिर मॉडल वैलिडेशन क्या करता है, टेस्ट फजी मॉडल ऑन न्यू डाटा। क्या करेंगे हम, नए नए फजी मॉडल क्या करेंगे, डाटा पे टेस्ट करेंगे। फजी डिसाइड डिसीजन ट्री, हर नोट पे डिसीजन सीधा एस नो नहीं होता, बल्कि डिग्री के मेंबर 0 1 के पे बेसिस पे भी होता है, समझे। ये क्या होता है, केवल ट्रू फॉल्स नहीं होगा, इसमें अलग अलग चीज़ें में, जैसे 0 1 हाई लो मीडियम, ये सारी चीज़ें भी लेके चली जाती है, ठीक है। तो हमारा ये हो गया स्टेप्स टू एक्सट्रैक्शन, स्टेप्स फॉर एक्सट्रैक्शन हो गया, ठीक है। फिर देखो, एक चीज़ समझो, सॉरी, एक एक मिस्टेक, एक चीज़ को आप लोग थोड़ा सा समझ लेना। वैलिडेशन मॉडलिंग तक की होगा, टेस्ट फजी मॉडल ऑन न्यू डाटा, मतलब हम यहीं पे चेक करेंगे। ये हमारा जो फजी 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 डिसीजन ट्री है ना, ये एक अलग टॉपिक है। देखो क्या होता है, फजी डिसीजन ट्री क्या है, हर नोड को डिसीजन सीधा ऐसे नहीं होता, बल्कि किसी चीज़ का मतलब बीच का होता है। देखो जैसे मान लो हम टेम्परेचर दिया है, टेम्परेचर क्या होता है, हॉट भी हो सकता है, बीच का माइल्ड भी हो सकता है, या कोल्ड हो सकता है, ठीक है। अगर हॉट है तो नॉट निगेटिव नहीं होगा, अगर माइल्ड है तो हवा बह रहा है, और कोल्ड है तो समझ जाओ कि क्या बोलते हैं, तुम खेलने, समझो देखो, गर्मी है तो तुम खेलने नहीं जा सकते, और क्या बोल रहे हैं, ठंडा है तब भी नहीं जा सकते खेलने। इसमें नॉट प्ले लिख दो, प्ले, ठीक है, प्ले। लेकिन बीच का क्या है, माइल्ड, क्या है माइल्ड, अगर है, अगर टेम्परेचर जो माइल्ड है तो तुम खेलने जाओगे, अगर स्ट्रांग है तब भी जाओगे, ठीक है। इसमें क्या था, रूट नोड हो गया। रूट नोड क्या है, ये सेलेक्ट द फर्स्ट एट्रीब्यूट, जो फर्स्ट एट्रीब्यूट है वो इंटरनल नोड। ये सारे जो है इंटरनल नोड हो गए आपके, इंटरनल ब्रांचेस हो गए। लो मीडियम हाई जो है, ये लो मीडियम हाई जो है ब्रांचेस, मतलब एजेस हो गए। लीफ नोड सबसे नीचे वाला वैल्यू जो हो गया, ये लीफ नोड हो गया, ठीक है। फिर हमारा हमारा आता है स्कॉस्टिक सर्च मॉडल, ठीक है। स्टॉटिक सर्च मॉडल क्या कहता है, दे आर ऑप्टिमाइज एंड सर्च टेक्निक दैट यूज रेंडमाइज प्रोबेबिलिटी। मतलब ये क्या है, ऑप्टिमाइज सर्च टेक्निक है जो यूज़ करते हैं रेंडमाइज प्रोबेबिलिटी को यूज़ करता है। रेंडम मतलब प्रोबेबिलिटी को निकालता है, ठीक है।
बेसिक आइडिया का इंस्टीट्यूट ऑफ चेकिंग एवरी पॉसिबल सॉल्यूशन हम क्या करते हैं, एक एल्गोरिथम रन करेंगे और एक्सपेक्टेड सॉल्यूशन फाइंड करके यूज प्रोबेबिलिटी टू डिसाइड द नेक्स्ट मूव, मतलब हम अगले मूव को डिसाइड करने के लिए प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, ठीक है। ग्रेजुअली मूव टुवर्ड्स बेटर सॉल्यूशन, क्या करता है धीरे धीरे हम क्या करता है एक बेटर सॉल्यूशन की तरफ मूव कराता है। इसमें लिमिटेशन क्या है, नो ग्रेजुएशन ऑफ एक्सेक्ट, मतलब हमें एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ये कोई गारंटी नहीं है। रिजल्ट में भी वेरी ड्यू टू रैंडमनेस है, हमारा रिजल्ट जो है फाइनल वो वेरी करेगा क्योंकि हम बार बार रैंडम वैल्यू जनरेट कर रहे हैं। कैन भी टाइम टेक कंज्यूम, बहुत सारा टाइम लगेगा। एडवांटेज क्या, वर्क वेल फॉर लार्ज डाटा, अगर लार्ज डाटा रहेगा तो हम छोटा सा प्रिडिक्शन कर रहेगा। कैसा सिंपल एंड फ्लेक्सिबल, ये सिंपल और फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। तो हमने जो ये पूरा यूनिट है, जहाँ तक मुझे पता है मैंने बहुत डिटेल में कवर किया है, ठीक है। इसमें कुछ भी छूटा नहीं है। आपको तीन टॉपिक पे ध्यान देना है। देखो, मल्टीवेट एनालिसिस, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, पीसीए नेटवर्क, न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। और बायस मॉडलिंग। तो पीसी जो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस है, इससे पहले हमने एसपीएम और एससीएम पढ़ रखा है, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग देख सकते हो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग सब्सक्राइब करो, नोट्स आप टेलीग्राम से डाउनलोड करना। थैंक यू।